Hello everyone, this is Dr. Anurag Baghel and welcome to your favorite channel अड्डा 24/7 जहां बच्चों आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आज आपके सामने नीट 2025 का मैं केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आया हूं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ मेरा मोटो सिलेबस पढ़ना नहीं है जो एनएमसी ने आपको दिया। मेरा मोटो है आपके सामने कि यार इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये एनालाइज करवाना मेरे बच्चे की क्वेश्चन कहां से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पेपर कैसा लेवल कैसा होगा, पेपर आपको कैसा अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा अगर कोई भी वीडियो लेके आता हूं तो मेरा हमेशा मोटो ये रहता है कि बच्चों तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाए, ठीक है, या बच्चों को क्वालिटी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। ये जो आपको सिलेबस है, इस सिलेबस में मैं सारे की नोट्स लिख दूंगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या मेरी कम्युनिटी पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस का। ठीक है, बहुत डेप्थ एनालिसिस होगा मेरे बच्चे, इट विल टेक टाइम, लेकिन मैं आपको बता दूंगा फिजिकल का पोर्शन, इनऑर्गेनिक का पोर्शन, ऑर्गेनिक का पोर्शन, इसके टाइम स्टैम्प में डलवा दूंगा। आपको इस सेशन को आखिरी तक देखना है, ठीक है, और अपने दोस्तों और यारों तक शेयर जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। चलो, तो जानना अपने को है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे और पूरे सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस अपन देखते हुए चलते हैं। शुरुआत करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री से। किससे शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे? फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर एबीसी। डॉक्टर एबीसी आपकी कहानी को आसान बना देगा। चलिए शुरुआत करूं अगर मैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं क्लास 11 के पोर्शन पे जा रहा हूं और सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? मैटर एंड इट्स नेचर, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी डिटेल में अपने पास है। कंसेप्ट ऑफ एटम मेरे बच्चे, मॉलिक्यूल और एलिमेंट, ठीक है सर। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आते हैं, बार बार लिख के दावा दे रहा हूं, मोल कंसेप्ट। कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? मोल कंसेप्ट। मेरा यहां पे एनालिसिस करने का मोटो यही है कि आप ये जान पाओ क्वेश्चन कहां से आएंगे। मैंने पहले ही बोल लिया, जान लो क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो क्वेश्चन यहां से सबसे पहला आएगा। दूसरा सर मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइशियोमेट्री। या दूसरी चीज आ सकती है सर स्टोइशियोमेट्री से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे कहां से देखने को मिल सकते हैं? हमारे स्टोइशियोमेट्री से देखने को मिल सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री से देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि एक अनादर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन नीट में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई इस चैप्टर में से अपना कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, यहां पे कहीं सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बार बार एम्फेसाइज करवा रहा हूं मेरे बच्चे कि हमारी एनसीईआरटी में जो सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया उसकी यहां पे कहीं भी बात नहीं की गई है। तो मैं आपको बोलूंगा उस पर ध्यान भी मत देना। क्लियर बोल रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर की कोई बात नहीं की गई है तो आप उस पर ध्यान भी मत देना। ना अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आऊं तो समझना मेरे बच्चे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर्स मॉडल, यहां से क्वेश्चन उठता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन उठता है तो कहां से उठता है? बोहर्स मॉडल से उठता है। नाउ अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूं मैं, ठीक है, बोहर मॉडल उसके पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की मतलब सर अगर हम बात करें मैटर हमारी वेव जैसे भी बिहेव करती है, पार्टिकल जैसे ही बिहेव करती है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जिसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन दी गई थी, क्या दी गई थी? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से उठते बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, यहां से भी क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स मेरे बच्चे? जहां पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा जाता है, वेव फंक्शन पढ़ा जाता है, इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विथ आर और 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए वेरियस डिफरेंट टाइप के आपको क्वांटम मैकेनिक्स पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। अनदर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उठता है मेरे बच्चे, क्वांटम नंबर, जो कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और आपकी कौन सी हो गई मेरे बच्चे? स्पिन क्वांटम नंबर। यहां से क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा लॉ ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें अब्बाहू रूल, हुंस रूल, पावली रूल, यहां से क्वेश्चन उठने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें एज सच सर अगर हम एनालिसिस करें तो एज सच कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है पोर्शन, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ना है बेटा, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्शन बता दिया जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही है बेटा। आयनिक बॉन्ड आपका बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं आपको डिलीट है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, याद रखना आयनिक बॉन्ड
बॉन्ड की प्रॉपर्टी जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन उठता है। उसके बाद डिटेल में कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड अपना डिटेल में है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजान रूल मतलब कभी भी आयनिक और कोवेलेंट नेचर पूछा जाए। डाइपोल मूवमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और आपको बार बार कह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जहां से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मिनिमम। यही तो हमारा सिलेबस का एनालिसिस है भाई, यहां से मिनिमम 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। वीएससी पीआर थ्योरी में कुछ नहीं, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, कुछ नहीं है। एंड लास्ट में शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। चलो सर बहुत बढ़िया। नाउ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, जिसमें हम क्या बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, इन्वॉल्विंग sp-d ऑर्बिटल, मतलब बेटा पीपाई डीपाई बॉन्डिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब जान लो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरा जान लेना भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट का फेवरेट टॉपिक है, जहां आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी निकालना सिखाया जाता है। नाउ एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, किसका भाई एलिमेंट्री आइडिया, मेटेलिक बॉन्डिंग का एलिमेंट्री आइडिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एलिमेंट्री आइडिया, और इसके एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ना, जहां पे आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके एप्लीकेशन क्या है मेरे बच्चे, साफ लिखा हुआ एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ थर्मोडायनामिक्स में ध्यान देना, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है मेरे बच्चे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक क्वेश्चन यहां से उठ जाता है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस कौन सी होती है मेरे बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, अलग अलग टाइप की, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आपको इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन का रिलेशन देखना है, ठीक है सर। नाउ अगली बात अगर मैं करूं कि सर इसके अलावा अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, कंबशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, एटोमाइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, फेज ट्रांजिशन क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, और सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है। एंड सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा बेटा, जिसमें हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, बेटा। तो यहां से क्वेश्चन उठने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और इसका रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके साथ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। नाउ ये थी क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम बाकी है। अब आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे। अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर बड़ा ही डायनामिक चैप्टर है। यहां पे आप अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है सर। नाउ सर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठता है कि जो हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कहानी शुरू होती है और राउल्ट्स लॉ पे जाता है इंसान, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, फिर वेपर प्रेशर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नाउ अलग अलग टाइप के ग्राफ्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नाउ फिर पूछा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जिसे वॉन हॉफ फैक्टर कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस। यस सर क्लियर है। नाउ आगे अगर मैं बढ़ूं तो इक्विलिब्रियम में चाहे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है, आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है, नाउ रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो मैं हमेशा कहता हूं रेडॉक्स जब भी पढ़ते हो, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में था, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ही लेना है, क्योंकि यहीं से आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पता चल जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पता चल जाता है, और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स आपको पता चल जाता है। नाउ सर अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता हूं तो कंडक्टेंस वाला एक पार्ट हो जाता है, एक सेल वाला पार्ट हो जाता है, लेकिन यहां पे सारे सेल आपको दिए हैं, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे कोरोजन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो पोर्शन एनसीईआरटी में दिया गया था आखिरी में कोरोजन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने यही बोला ना, एनालिसिस में करके आपको बता दे रहा हूं क्या आपको डिटेल में पढ़ना है। यस सर, और ये सब आपको मेरी कम्युनिटी में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है सर। ना फर्दर आगे बढ़े और बात करें
केमिकल काइनेटिक, जो कि आखिरी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा, जिसमें अगर हम बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट के बारे में क्वेश्चन आया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, यहां से क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है सर। नाउ रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, बहुत अच्छे से ध्यान देना, किस लेवल तक जाना है आपको, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया गया है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म दिया गया है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन उठते हैं यहां से, आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन उठते हैं यहां से कि आर्हीनियस थ्योरी पढ़ना, आखिरी में जो कोलिजन थ्योरी दी गई है उसको आपको पढ़ना। ये आपका पोर्शन किसका हो गया मेरे बच्चे, नो डेरिवेशन, लेकिन कोलिजन थ्योरी में नो डेरिवेशन साफ लिखा हुआ है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हुआ। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो कि अपना पहला चैप्टर है, अगर आप इसमें देखोगे, मैंने डिटेल एनालिसिस करा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, जिसमें हम बात करते थे मेरे बच्चे क्या, डॉबरेनर ट्रायड हो गया, ठीक है, दूसरी हम बात करते थे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ हो गया, डिशैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स हो गया, लोथर मेयर कर्व हो गया, ठीक है, हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो गया, यहां कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एसपीडीएफ के एलिमेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, चाहे आप रेडाई देखो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये पोर्शन है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस पे ध्यान नहीं देना। अनादर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट, बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां से था कि पी ब्लॉक कितना पढ़ना है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, पी ब्लॉक हमको किस लेवल पे पढ़ना है, तो ये बात याद रखना। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आता है। बोलो कहां से कहां तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। लेकिन हमको पी ब्लॉक में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है समझना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप का, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई कंपाउंड हमको नहीं पढ़ना है, किसी कंपाउंड की स्टडी हमको नहीं करनी है, और यूनिक बिहेवियर देखना है अपने को फर्स्ट एलिमेंट का ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का यूनिक बिहेवियर देखना है, ये आपको पी ब्लॉक में देखना है। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, सारा कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड और उनकी सारी प्रॉपर्टी। कंपाउंड में दो ही कंपाउंड है, K2Cr2O7 और KMnO4, इसके कंपाउंड नहीं हटे हैं, याद रखना, डी ब्लॉक के कंपाउंड नहीं हटे हैं। एंड द अनदर थिंग अगर मैं बात करूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब एफ ब्लॉक पे जैसे ही जाऊंगा समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत डिटेल में पढ़ लेना, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और इसका एप्लीकेशन पढ़ लेना, इतना ही हमारे सिलेबस में दिया गया है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, आपको डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ, आपको डिटेल में पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। इवन इनके एप्लीकेशन भी देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आखिरी में लिखा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, ईडीटीए का क्या एप्लीकेशन है मेरे बच्चे, ठीक है, सिस प्लैटिन का क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब हमको पढ़ना है। ये इनऑर्गेनिक की बात हुई। अब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहला पोर्शन आता है प्यूरिफिकेशन, सुनना बेटा, एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस साल क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के दावा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मान के चलो यहां से उठेगा कि क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन उठेगा, या तो सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन। यहां से क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का और हैलोजन का, इनका देखना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर मैं बात करूं तो आपको कार्बन का एस्टिमेशन कैसे कर रहे हैं, हाइड्रोजन का कैसे, नाइट्रोजन का कैसे, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस देखना है। फिर इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, लिख के दावा दे रहा हूं, छोड़ के मत चले जाना। अगर बच्चा सोचता है ना इस पोर्शन को छोड़ के चला जाऊं, ये गलती मत करना कि छोड़ के चले गए, इस पोर्शन में कभी ये गलती मत करना कि छोड़ के चले गए। नाउ अगली बात करें
जो हमारा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे बेस्ड है क्योंकि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन मेरे बच्चे एस और पी, क्लासिफिकेशन ऑफ अलग अलग टाइप के कंपाउंड, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, होमोलोगस सीरीज पे ध्यान देना है, आइसोमेरिज्म चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे आइसो स्टीरियो हो, इस पे ध्यान देना है। नॉमेनक्लेचर में आपको ट्राइवियल भी देखना है, आईयूपीएसी भी देखना है। नाउ अगर मैं जीओसी की बात करूं, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन में होमोलिटिक कैसे है, हेट्रोलिटिक कैसे है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी, कार्बन आयन उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी देखो ये लिखा है ना स्टेबिलिटी, क्वेश्चन आएगा यहां से, क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस पे ध्यान देना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट अपने को देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखना है, ठीक है, रेजोनेंस देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, सारे इफेक्ट अपने पास हैं। नाउ अलग अलग टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक, चाहे एडिशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, और रीअरेंजमेंट चाहे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इस पे पूरा ध्यान देना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वर्सेटाइल है और डायनामिक है, आपको तो सारे पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोकार्बन पे आ जाएं। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जनरल मेथड एंड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस, ठीक है। आपको एल्केन पूरा पढ़ना है, एल्कीन पूरा पढ़ना है मेरे बच्चे, एल्काइन पूरा पढ़ना है, एरोमेटिक पूरा पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ठीक है, सब आपको देखना है। कुछ भी पोर्शन इसमें से डिलीटेड नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया पूरा डिटेल में जाना है। ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, हैलो एल्केन, हैलो एरीन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पे कि SN1 SN2 से पूछा जा सकता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा सर आपके पास आयोडो फॉर्म दिया गया है, तो यहां से आयोडो फॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, लिख के दावा दे दे रहा हूं, एनालिसिस के बाद बता दे रहा हूं क्वेश्चन कहां से आएगा। कंटेनिंग ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो इनकी प्रिपरेशन देखना, प्रॉपर्टी देखना, रिएक्शन देखना, और यूजेस जरूर देख लेना, लिखा है तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के यूजेस जरूर देख लेना, ठीक है। चलो सर, तो इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, पूरा पढ़ना है। सेम ऐसा ही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें भी पूरा पढ़ना है, एनिलीन, डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें भी कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है। तो अगर मैं एक एनालिसिस करूं ना, तो सबसे ज्यादा डिलीटेड पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। नाउ बायोमोलिक्यूल की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल क्या है मेरे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, चाहे विटामिन है ये पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, हार्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेना। क्या देख लेना? जनरल इंट्रोडक्शन सारा हार्मोन्स का देख लेना, ठीक है। बायो वाले बच्चों आपको पता है, लेकिन फिर भी देख के चले जाना। एंड द लास्ट पार्ट, प्रिंसिपल्स टू रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एंड अगर मैं इसमें ध्यान दूं कि सर डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ये देख लेना, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द दिस कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मोहर सॉल्ट कैसे बनता है, पोटाश एलम, K2C पोटाश एलम, ठीक है, K2SO4 L2SO4 डॉट 24H2O कैसे बनता है, मोहर सॉल्ट कैसे बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटिलाइड, एनिलीन और आयोडोफॉर्म, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। फिर सर हम ये तो बाकी लिखा ही हुआ है, इन सबको पढ़ना है। यहां से जो है केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि सर CuSO4 की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछ सकता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स, बेटा हमारी सरफेस केमिस्ट्री वाला पोर्शन हट चुका है, लेकिन एग्जामिनर लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट अपने पास देके रखा हुआ है। एंड लास्ट में दिया गया रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड आयंस, ये क्वेश्चन और ये पोर्शन आपका सिलेबस था बेटा। और मैं तो कहूंगा ये पूरा डाउनलोड कर लेना, मैंने बता दिया किन पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये आपका डिटेल सिलेबस था। एंड आई होप आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखना है तो रात 8:30 PM पे डॉक्टर ABC की क्लासेस चलती हैं। और मैं तो बार बार कहूंगा, केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना नीट 2025 के लिए, तो मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर ABC। डॉक्टर ABC आपकी कहानी को आसान, बहुत आसान बना देगा बेटा, बहुत आसान बना देगा बेटा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है?
क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खुश रहो।